हेलो 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 हेलो। स्टार्ट किया जाए बेटा। सब अच्छे रेडी? माइक टेस्टिंग चेक 1 2 3 चेक चेक चेक। ऑनलाइन वाले बच्चों एक बार चेक कर लो बेटा। ऑडियो वीडियो क्लियर। ऑनलाइन अफरीन, महिमा, विधि, बुरहान, पूनम, आरुषि, विधि। चलो बेटा। ऑफलाइन वाले बच्चे भी रेडी बेटा, है ना? चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें। सॉरी बच्चों, कल के लेक्चर में बेटा मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले तो आप लोगों को सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल के लिए आपको किस तरह से मोटिवेटेड होकर अपने टारगेट को अचीव करना है, ये बातें आपके सामने रखी थी। और ये टाइम अपने लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब बातें कल के लेक्चर में बेटा हम कर रहे थे। कुछ बच्चों ने आज ज्वाइन करा होगा बेटा। कितने बच्चों का आज फर्स्ट डे है? ध्रुव, आप बेटा फर्स्ट डे? आप भी? हाँ बेटा, अकाउंट क्लास। ओके ओके ओके। अभी फाउंडेशन एग्जाम दिया आप लोगों ने ना? कैसे गए पेपर? अच्छे गए ध्रुव? डायरेक्ट? ओके। इधर बच्चा? वेरी गुड। ऑनलाइन वाले बच्चों चलो बेटा हम कंटिन्यू करते हैं बेटा। बच्चों, कल मैंने आप लोगों को एडवांस अकाउंट का बेसिक स्टार्ट किया था और बेसिक के अंदर सबसे पहले मैंने आपके सामने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी रखी थी। ध्यान देना बेटा। अब क्या होता है बच्चों, जब हम बेसिक की बात करते हैं ना, तो बहुत से बच्चों के दिमाग में बात आती है यार, बोले हम फाउंडेशन के अंदर बेसिक पूरा पढ़ के आए, लेकिन यार यहां जो डेप्थ अपने को चाहिए। देखो फाउंडेशन क्या था, जस्ट आपका 11th 12th के नॉलेज को एक तरह से चेक करना था इंस्टीट्यूट को। टेक्निकल डेप्थ अपनी यहां से स्टार्ट होती। तो कल मैंने बेसिक में कुछ छोटे छोटे टर्म्स को स्टार्ट किया था। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपके सामने उठाया था मीनिंग ऑफ असेट। संपत्ति किसको बोलेंगे? ये देखो जी, बैलेंस शीट के असेट साइड में हम असेट लिखते हैं। तो कई बार बच्चे के दिमाग में क्या आता है, बोले सर असेट तो दो प्रकार की होती है, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल हम उसको बोलते हैं जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसका भौतिक अस्तित्व होता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, पिक्चर, कैश इन हैंड वगैरह। इंटेंजिबल असेट जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता, गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, डिजाइन है, ट्रेडमार्क, लोगो, मोनो, सिग्नेचर, ये सब। मैंने कहा था नहीं भाई, कंपनी की डेफिनेशन अपनी इंस्टीट्यूट, अपनी स्टडी मटेरियल में जो टेक्निकल डेफिनेशन लेती वो ये है। और बच्चों, जहां भी दिक्कत हो ना, बिल्कुल तुरंत पूछ लेने का। बच्चा लोग, ऑनलाइन वाले बच्चों सुनो। Asset that means any resources। रिसोर्सेस का मतलब होता है साधन, संसाधन। अब आपके पास किसी प्रकार के रिसोर्सेस यानी साधन या संसाधन होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो जी, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, मशीन, फर्नीचर, ये सब हम लोगों के रिसोर्सेस हैं। लेकिन इनको भी असेट हम तब बोलेंगे जबकि ये ऐसे संसाधन हैं, ये ऐसे साधन हैं जो कि इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर सकें भविष्य में। यानी इन संसाधनों से आपको आर्थिक लाभ हो सके। जैसे मशीन है, अब मशीन से आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। बेनिफिट मतलब बिजनेस के बेनिफिट। जैसे एग्जांपल के तौर पे कल मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट में मान लो जी आपने 5 लाख रुपए का खर्चा करा और 5 लाख रुपए से एक मोटर कार परचेस की बिजनेस के पर्पज से, और मान लो जी मोटर कार 5 साल चलेगी। तो
तो देखो जी, इस मोटर कार से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड है, ये 5 साल हमारे बिजनेस में काम आएगी, हम इसको असेट की कैटेगरी में ले सकते हैं अभी। अच्छा, इसके अपोजिट अगर मान लो आपने 50,000 रुपए का खर्चा करा और ये खर्चा बेटा एडवर्टीजमेंट के लिए करा या ट्रेवलिंग का एक्सपेंसेस करा और इसका पूरा पूरा बेनिफिट आपको इस साल मिल चुका है, तो फिर आप इसको बैलेंस शीट के असेट साइड में नहीं ले जा सकते। फिर अगर आपको इस असेट का इकोनॉमिक बेनिफिट, आर्थिक लाभ मिल चुका है, ये असेट यूज हो चुकी है, कंज्यूम हो चुकी है, तो फिर आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे और एक्सपेंसेस के तौर पे हम इसको क्या कर देते हैं, रिटर्न ऑफ। सुनना बच्चा, असेट हम किसको बोलेंगे, जहां 3 शर्तें पूरी हो। ऑनलाइन वाले बच्चों, विधि आप कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? हाँ, विधि पूछ सकते हो बच्चा। हाँ, विधि पूछ सकते हो बेटा, बिल्कुल पूछ सकते हो ऑनलाइन वाले बच्चों, बल्कि ऑफलाइन वाले बच्चे भी बेटा, जहां कोई पॉइंट में डाउट हो बिल्कुल पूछना बेटा। सुनना बच्चों, जब तक विधि टाइप कर रहे हैं तब तक देखो बेटा, असेट में हम किस किस को शामिल करेंगे, 3 कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन रिसोर्सेस, साधन, संसाधन। दूसरी बात, वो रिसोर्सेस कैसे होने चाहिए जिनसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड है, और अगर मान लो उसके इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपायर्ड हो गए, समाप्त हो गए, फिर हम उसको थोड़ी बोल सकते हैं असेट। बराबर बेटा? जैसे मैंने एग्जांपल लिया था पेन, अब बताइए पेन मैंने परचेस किया 2 लाख का, 5 साल चलेगा, तो मैं इसको असेट दिखाऊंगा। लेकिन अगर ये पेन 6 महीने चलना था, 3,000 का है, वो 6 महीने हो गए, बस अभी चल रहा है, किस दिन जवाब दे जाएगा भरोसा नहीं। बोलो जी, जिस दिन ये जवाब दे जाएगा, इसके इकोनॉमिक बेनिफिट, आर्थिक लाभ खत्म हो गए, हम इसको पीएनएल ले जाके रिटर्न ऑफ कर देंगे। पक्का बच्चों? ऑनलाइन विधि, आपका डाउट नहीं आ रहा बेटा? ऑनलाइन पर विधि का एक क्वेश्चन, विधि 2 मिनट बेटा। हाँ, आपके क्वेश्चन पे आता हूं बेटा। हाँ, आपका क्वेश्चन फाउंडेशन एग्जाम से रिलेटेड है, 2 मिनट बच्चा। हाँ, ये मैं कंटिन्यूटी वाला पॉइंट कंप्लीट करा दूं, फिर आता हूं बच्चा आपके क्वेश्चन पे। सुनना बेटा, असेट हम किसको बोलेंगे? पहली बात रिसोर्सेस, दूसरा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड, और तीसरी बात उस असेट पर आपका क्या होना चाहिए, कंट्रोल। अब बताओ बेटा, नाम बोलो बच्चा, ध्रुव है ना? अभी बताओ, बाहर एक कार खड़ी है, नई कार खड़ी है, बोलो कार अपने आप में रिसोर्सेस है कि नहीं? और नई कार है तो इकोनॉमिक बेनिफिट उसके मिलेंगे कि नहीं आगे चल के? लेकिन वो कार अपनी है ही नहीं, तो क्या अपनी बैलेंस शीट में लिख लोगे? अपनी बैलेंस शीट में उसको तब लिखेंगे ना जबकि उस कार पर अपना क्या होना चाहिए, कंट्रोल। और कंट्रोल का मतलब क्या निकला, सुनना, कंट्रोल का मतलब निकला कि उस असेट पर आपका अधिकार, और इतना अधिकार कि आप उसको सेल कर सकते हो, उसको लीज पे दे सकते हो, उसको लेट आउट यानी किराए पर दे सको, उसको डिस्पोज ऑफ यानी समापन कर सको, या उसको एक असेट के बदले में दूसरी असेट के एक्सचेंज कर सको। इसका मतलब कंट्रोल यानी आपकी ऑनरशिप हो, और ऑनरशिप में दोनों प्रकार की ऑनरशिप आती है, लीगल ऑनरशिप भी। लीगल जैसे कि आपने बिल्डिंग खरीदी और उसकी रजिस्ट्री आपने अपने नाम पे करी, सॉरी, आपके नाम पे लीगल ऑनरशिप है। आगे चल के मैं बताऊंगा डीम्ड ऑनरशिप भी आएगा, और डीम्ड ऑनरशिप ये आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंदर आप पढ़ोगे और एस 19 के अंदर पढ़ोगे। इसको सब्सटेंस ओवर द फॉर्म बोला जाता है कि ऊपर से दिख कुछ अलग फॉर्म रहा है लेकिन अंदर से सब्सटेंस अलग है। जैसे कई बार व्यक्ति क्या करता है, कार खरीद ली ड्राइवर के नाम, बिजनेस की बिल्डिंग खरीद ली वाइफ के नाम, जबकि वाइफ का इतना क्वालिफिकेशन नहीं। कल किसी बच्चे का एग्जांपल लिया था, किस बच्चे का एग्जांपल लिया था बेटा? हाँ, क्या नाम है बेटा? आराध्य। नाराज तो नहीं आराध्य? गुस्सा नहीं ना बेटा? हाँ, आराध्य का हमने कल एग्जांपल लिया था कि भाई आराध्य तो बहुत बड़ा बिजनेस चला रहे हैं,
ये 50 करोड़ का बिजनेस चला रहे हैं, एक 10 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी। इन्होंने बिल्डिंग किसके नाम पे खरीद ली? वाइफ के नाम पे, एग्रीमेंट वाइफ के नाम, रजिस्ट्री वाइफ के नाम, सारे डॉक्यूमेंट वाइफ के नाम, सारे पेपर वाइफ के नाम। और बाद में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ता ना, तो पता चला पैसा किसका है? पैसा पूरा आराध्य का। तो इसे फॉर्म पेपर तो किसी के भी नाम पे तैयार कर लोगे, हम देखते अंदर के सब्सटेंस। और पैसा चूंकि आराध्य का लगा है, तो आराध्य को डीम्ड ऑनर माना जाता है। ड्राइवर के नाम कार खरीद लोगे तो क्या ड्राइवर की मान लेगा इनकम टैक्स? नहीं ना बेटा, बराबर ना बच्चों। तो हम कंट्रोल में दोनों प्रकार की ऑनरशिप लेके चलते हैं, पहली लीगल ऑनरशिप और दूसरी डीम्ड ऑनरशिप। और डीम्ड ऑनरशिप का परफेक्ट एग्जांपल देता हूं। सपोज करें आपने ट्रक परचेस किए और उस पर फाइनेंस करा रखा है, हो सकता है उसके ऑनरशिप के पेपर किसके पास है? फाइनेंस कंपनी के पास। जब तक आप उसकी किस्तें नहीं चुकाओगे, आपके नाम पे ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करना है, लेकिन हम उसको उपयोग तो कर रहे हैं। अब मुद्दा उठेगा उस ट्रक का डेप्रिसिएशन, उस ट्रक का रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा। अब चूंकि ये असेट यूज मेरे यहां हो रही, इफेक्टिवली यूज मेरे यहां हो रही, मैं उसके बिजनेस के पर्पज से बेनिफिट उठा रहा हूं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के अंदर आप पढ़ोगे बेटा, इस पर डेप्रिसिएशन और खर्चे हम चूंकि अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं उस ट्रक को, तो अपने बिजनेस के खर्चे के तौर पे दिखाएंगे। बराबर बेटा? तो बताओ बेटा, असेट हम किसको बोलेंगे? असेट के लिए क्या क्या पूरा होना चाहिए? 3 कंडीशन। पहली कंडीशन बच्चों रिसोर्सेस, दूसरी बात फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड हो, और एक्सपायर्ड हो गए तो खत्म, P&L में ले जाके रिटर्न ऑफ। यस। तीसरी बात कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब है ऑनरशिप। कंट्रोल का मतलब उसकी चाबी से मतलब नहीं है। कई बार कार की चाबी तो आप प्यून को दे के आ जाते हो, तो क्या उसकी हो गई? वो उसकी बैलेंस शीट में लिख देगा? नहीं ना बेटा। बोलो बेटा, क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? इतना बेटा मैं कल के लेक्चर में समझा चुका था बच्चा लोग। चलो अब मैं नया पॉइंट स्टार्ट करता हूं, नया पॉइंट आप लोगों से पूछता हूं। लेकिन नया पॉइंट पूछने के पहले ऑनलाइन पर काफी देर से विधि नाम की बच्चे ने क्वेश्चन किया हुआ है, 2 मिनट सुन लो बेटा। विधि का क्वेश्चन ये आता है कि सर मैंने फाउंडेशन की एग्जाम दी हुई है और पेरेंट्स का डायरेक्ट एंट्री से मैं स्टार्ट करूं या ना करूं? करना चाहिए ना बेटा विधि, इसे करना चाहिए बेटा। देखो सीधी सी बात है कि ये 1 से 1.5 महीना जब तक कि आपका रिजल्ट का जो टाइम जाता है, इस समय को गवाना नहीं है बेटा। क्योंकि 1.5-2 महीने अगर आप गवाओगे और मान लो हम फाउंडेशन एग्जाम क्लियर हो जाते हैं, तो आप बताओ एग्जाम तो आपको वही तय समय पर देनी है, मई 2026। और आप जानते हो बेटा मई 2026 एग्जाम में बोलता हूं सबसे कम टाइम इसमें आपको मिलता है मई वाले बच्चों को। उसका कारण क्योंकि इस बीच में आपको 2 तो एग्जाम देनी पड़ेगी। जैसे बीकॉम की एग्जाम आएगी, मान लो अभी आप फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर की एग्जाम, और जब आपका उधर मई 2026 में एग्जाम आ रहा होगा बीकॉम सेकेंड ईयर की एग्जाम, नहीं चाह के भी 10 दिन इधर 10 दिन उधर बर्बाद। उसके बाद ये बीच में पूरा फेस्टिवल वाला सीजन स्टार्ट हो जाता है बेटा। दीपावली के पहले पहले, नवंबर के पहले पहले सारे फेस्टिवल्स होते हैं। तो इसलिए अपने को बैच कर लेनी चाहिए ताकि ये 1 से 1.5 महीने को अपन उपयोग कर लें। मान लो किसी कारण से रिजल्ट नेगेटिव होता है, तो भी बेटा लाइफ में पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं होता बच्चा, और बल्कि आपके सोचने समझने का तरीका डेवलप होता है और पास हो जाते हैं। तो बेटा ये जो 1.5 महीने के अंदर आपको इंटर के सारे सब्जेक्ट की पहचान, उनसे परिचित हो जाते हैं, कैसे पढ़ें, किस तरह की स्ट्रेटजी रखें, उस सारी प्रिपरेशन के लिए हमारा दिमाग हैबिचुअल हो जाता है और हम तुरंत स्पीड पकड़ने की स्थिति में आ जाते हैं, है ना बेटा? तो देखो यार, समय की तो कीमत है विधि बिल्कुल भी, और ये समय ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विधि का अगेन एक और क्वेश्चन है, 1 मिनट और रिप्लाई दे दो बेटा, क्योंकि एक एक बच्चे के जीवन का सवाल होता है। विधि का क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर पेरेंट्स का कहना बनता है अगर फेल हो जाए तो छोड़ देना। ऐसा नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है, सुनो। फाउंडेशन क्या है बच्चों?
फाउंडेशन में आपको मिलते 4 महीने। वो एक तरह से 2020 मैच की तरह। और मैं बोलता हूं जैसे आप क्रिकेट देखते हो 2020 मैच में, तो फटाफट वाला मैच है यार। अब बोलो उसके अंदर कई बार जो प्लेयर है उसके अंदर की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी थोड़ी दिखा पाता है। उसके लिए उसको ठहराव, एक समय देना पड़ेगा ना प्रॉपर। तो फाउंडेशन क्या है बेटा, 4-4 महीने की तैयारी करके बच्चा एग्जाम देता है। जैसी भागते दौड़ते तैयारी हुई, दे दी। और मैं तो बोलता हूं पहले अटेम्प्ट के अंदर पूरी ताकत से तैयारी करके एग्जाम दी। अब आगे के अटेम्प्ट में तो समझ ही नहीं पाता। क्यों नहीं समझ पाता? 1.5-2 महीने बिगाड़ता रिजल्ट का इंतजार करने में, फिर रिजल्ट नेगेटिव आया, अगले 1.5-2 महीने फिर एग्जाम देनी है, वो अगले 1.5-2 महीने में कहां क्या तैयारी कर पाएगा यार। तो उसको 2020 वाला मॉडल बना के रख दिया है। इसे पहले अटेम्प्ट में तो बच्चों को बोलता हूं कि फाउंडेशन है तो पहले अटेम्प्ट में पूरी ताकत झोंको। भले आपने मान लो जी 12th एग्जाम दिया और अचानक से सामने मई या जून वाला एग्जाम दे नहीं पा रहे हो, सितंबर दो। 1.5 महीने 2 महीने बचाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन पहला अटेम्प्ट पावरफुल, नहीं तो चक्रव्यूह में उलझ जाओगे। बराबर। तो अगर किसी कारण से आप फाउंडेशन फेल भी हो जाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे के अंदर दम नहीं है, पोटेंशियल नहीं, सामर्थ्य नहीं है। आप इंटर में डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन का समय इधर आ जाता है नजदीक, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपको पूरा 1 साल मिलता है और 1 साल के अंदर 6 पेपर तैयार करने, और 6 पेपर आराम से तैयार होते बेटा। तो इसलिए विधि बिल्कुल नेगेटिव थॉट नहीं रखना बेटा, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। लाइफ में हमेशा अपने आप को बूस्टअप एंड एनर्जेटिक रखना है। एक फील्ड से भागोगे तो कहां कहां भागोगे बेटा जीवन में, है ना। चलो आगे बढ़े बच्चों। अब बात करने जा रहे हैं हम मीनिंग ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी यानी दायित्व। अब लायबिलिटी किसको बोलेंगे वो जरा देखो। लायबिलिटी दैट मीन्स आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। सुनना बच्चों, लायबिलिटी में आपके जो रिसोर्सेस है ना, याद करो इसके पहले मैंने रिसोर्सेस शब्द समझाया था। रिसोर्सेस मतलब अपने साधन संसाधन। लायबिलिटी के केस में आपके रिसोर्सेस का आउटफ्लो होगा। और कब आउटफ्लो होगा? जब भी आप उसका पेमेंट करोगे। यानी यहां रिसोर्सेस का आउटफ्लो होना है, अंडर विच प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। यानी ऑब्लिगेशन आज की तारीख में, ऑब्लिगेशन यानी जिम्मेदारी, जवाबदेही। कोई आपकी बिजनेस की जिम्मेदारी, जवाबदेही ऑलरेडी है, एग्जिस्टेंस में है। और जब उस ऑब्लिगेशन को क्लोजर करने जाओगे तो आपके रिसोर्सेस का आउटफ्लो होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, चलो जी बैंक लोन है 50 लाख रुपए का। अब बताओ जब भी इसको चुकाने जाएंगे तो हमारे रिसोर्सेस का आउटफ्लो होगा कि नहीं? भाई कैश दोगे तो कैश जाएगा, बैंक से दोगे तो बैंक का बैलेंस जाएगा। चलो ये लोग हमारी लैंड एंड बिल्डिंग उठा के ले गए, प्लांट एंड मशीन उठा के ले गए, तो ये भी तो रिसोर्सेस है। और ये कैसे ऑब्लिगेशन है? जो ऑब्लिगेशन आज की तारीख में, देखो ये ऑब्लिगेशन है। और कैसे ऑब्लिगेशन है? जो प्रेजेंट है। प्रेजेंट है मतलब एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट करते हैं इसका मतलब ये आउटफ्लो कंफर्म है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बैंक लोन 50 लाख का। क्रेडिटर, बोलो जी क्रेडिटर से आपने 5 लाख का माल खरीदा है। माल खरीदा तो चुकाना तो है ना। डिबेंचर, बोलो जी 20 लाख के डिबेंचर है, ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट कर रहा है।
आज के इस प्रेजेंट टाइम में वो इनफोर्सेबल है। अच्छा, इसके अपोजिट कुछ ऑब्लिगेशन ऐसे होते हैं पॉसिबल, प्रोबेबल, यानी कुछ जिम्मेदारी ऐसी होती है जो प्रोबेबल है, पॉसिबल है। इसका मतलब संभावित है। संभावित है मतलब आज की तारीख में कंफर्म नहीं है, देना भी पड़ सकता, नहीं भी देना पड़ सकता है। और जहां यह बात आ जाएगी देना भी पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता है, तो हम उसको लायबिलिटी नहीं बोलते बच्चों। फिर ऐसे केस में हम उसको क्या नाम दे देते हैं? अरे वाह, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, संदिग्ध दायित्व। और ये बात करेंगे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 29 के अंदर, बराबर बेटा। तो लायबिलिटी तब बोलेंगे जब लायबिलिटी के अंदर दो बातें हैं। सबसे पहली बात, लायबिलिटी रिप्रेजेंट करता है हमारे रिसोर्सेस के आउटफ्लो को अंडर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। जो ऑब्लिगेशन आज की तारीख में एग्जिस्टेंस में कंफर्मेशन है। आपने क्रेडिटर से माल उधार खरीदा तो पैसा देना है, कंफर्म है। बैंक से लोन लिया तो पैसा देना है, कंफर्म है। मजदूर से काम कराया तो पैसा देना है, कंफर्म है। बराबर बेटा। अच्छा चलो, अगर मान लो पॉसिबल ऑब्लिगेशन होगा, प्रोबेबल ऑब्लिगेशन होगा, जो कंफर्म नहीं है, देना भी पड़ सकता और नहीं भी देना पड़ सकता है, तो बोलो हम उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। पक्का बेटा? ये देखो, आप ये बनाते हो बैलेंस शीट, लायबिलिटी यहां लिखते हो क्योंकि पैसा देना कंफर्म है। अच्छा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को कहां लिखते हैं हम? बैलेंस शीट के बाहर, फुटनोट पे, क्योंकि कंफर्म नहीं है। पक्का बेटा? अब सुनो एक स्पेशल पॉइंट। पहले बोलो, यहां तक सब बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? ये बताओ, लायबिलिटी में कितनी बातें देखेंगे? दो। पहली बात आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, दूसरी बात अंडर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब ऑब्लिगेशन ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, दायित्व तो अभी भी एग्जिस्टेंस में। सुनना बच्चों, अब एक स्पेशल पॉइंट। लायबिलिटी इंक्लूड्स प्रोविजन ऑल्सो। लायबिलिटी में प्रोविजन भी शामिल है। जब जब मैं लायबिलिटी बोलूं तो उसके अंदर प्रोविजन भी शामिल है। देखो कैसे, ये बताओ बेटा, जब बैलेंस शीट का ये साइड होता तो हम इसको लायबिलिटी साइड बोलते हैं, और ये लायबिलिटी साइड के अंदर जो कंफर्म लायबिलिटी वो तो लिखते ही है, प्रोविजन भी बैलेंस शीट के अंदर ही लिखते हैं। तो जब हम लायबिलिटी बोलते हैं तो लायबिलिटी के अंदर प्रोविजन शामिल है। तो प्रोविजन क्या है पहले इसको समझो। सुनना बच्चों, लायबिलिटी के केस में आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस ये कंफर्म है, पैसा देना है कंफर्म है, पैसा देना है ये कंफर्म है, रिसोर्सेस का आउटफ्लो होगा ये कंफर्म है, और कितने अमाउंट का आउटफ्लो होगा ये भी कंफर्म है। पैसा देना है ये कंफर्म है, और कितना अमाउंट देना है ये भी कंफर्म है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताओ जी, बैंक लोन, बैंक से लोन लिया तो पैसा देना है कंफर्म है, 50 लाख का लोन लिया तो अमाउंट भी कंफर्म है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर से बेटा उधार माल खरीदते हैं, अब किसी से अगर गुड्स आपने उधार परचेस किया, पैसा देना कंफर्म है। मान लीजिए 2 लाख का माल खरीदा तो अमाउंट भी कंफर्म है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, भाई मजदूर ने काम करा है,
पैसा देना है, लीगल ऑब्लिगेशन बनता है आपका सामने वालों को पैसा देना, ये कंफर्म है, और अमाउंट भी कंफर्म है। मान लो डिबेंचर, मान लीजिए डिबेंचर इश्यू करके आपने पैसा उठाया, तो आप देखो पैसा देना कंफर्म है, हम लीगली बाउंडेड है, और कितना अमाउंट देना यह भी कंफर्म है। तो ये सब हमारे लिए लाइबिलिटी है। लेकिन प्रोविजन हम किसको बोलेंगे? तो एस 29 के अंदर आप प्रोविजन को पढ़ते हैं, वहां आप देखेंगे रिसोर्सेस का आउटफ्लो कंफर्म है, पैसा देना कंफर्म है, हमारे रिसोर्सेस कम होंगे, हमारे रिसोर्सेस घट जाएंगे, ये कंफर्म है। लेकिन अमाउंट कंफर्म नहीं है, अमाउंट कंफर्म नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नंबर 1 प्रोविजन फॉर टैक्स। चलो जी, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, अब इस पर टैक्स देना है, टैक्स देना है, ये तो कंफर्म है। अमाउंट कंफर्म नहीं है। क्यों कंफर्म नहीं? भाई हम क्या करते हैं, हमें जितना इनकम टैक्स का नॉलेज है, या हमारा जो टैक्स कंसल्टेंट है उसको जितना नॉलेज है, वो अपने प्रॉफिट के बेसिस पर इनकम टैक्स का प्रोविजन बना लेता है। फाइनल आपका टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा वो तो कौन तय करेगा? जब इनकम टैक्स ऑफिसर आपके इनकम टैक्स रिटर्न को चेक करेगा, फिर वो तय करेगा ना कि आपकी फाइनल लायबिलिटी इतनी बनी। और आपने कम भरा तो आपको नोटिस भेजेगा, ज्यादा भर दिया तो रिफंड कर देगा। पर चूंकि आप भी इनकम टैक्स एक्ट जानते हो, आपके भी कंसल्टेंट हैं, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख के एक एस्टीमेट जरूर कर सकते हैं, और वो एस्टीमेटेड अमाउंट का क्या बना देते हैं? प्रोविजन। पक्का बेटा? बच्चों, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। बोलो बेटा, इतने सारे लोगों को माल बेचते हैं, धंधा लेके बैठे हैं, इतने सारे लोगों को माल बेचा, ये सब डेटर हैं। अभी इस डेटर में कुछ तो डेटर, क्या नाम था ध्रुव आपका? ध्रुव, हाँ पूछना पड़ता बेटा। ध्रुव, हाँ आपका नाम? आराध्य? नहीं बेटा, उधार लोगों की बात कर रहे बने, उधारी वाली। हाँ क्या नाम था बेटा? आराध्य। अब देखो ये ध्रुव, आराध्य, अब इतने सारे लोगों को माल बेचा, अब उसमें कुछ तो ये ध्रुव या आराध्य जैसे लोग होते हैं। ये ऐसे लोग हैं, इन्होंने जिससे माल खरीदा उसको कभी जीवन में पैसा नहीं दिया, तो अपने को क्या देंगे? माल बेचते समय थोड़ी बता था अपने को, वो तो बाद में पता लगा। और हमारा एक्सपीरियंस बोलता है कि साहब ये 500 मेरे डेटर हैं, जब मैं इनसे कलेक्शन करने जाऊंगा तो मोटा माटा 5% डूब जाता है। डूबता है ये कंफर्म है, अमाउंट ऊपर नीचे हो सकता है, तो बोलो जी हम प्रोविजन बना लेते हैं। ऐसे ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, भैया इतने तमाम हमारे डेटर हैं, इसमें 1-2 तो ये 5% ये ध्रुव या आराध्य जैसे लोग हैं, बाकी 95% तो अच्छे हैं। बराबर बेटा, अच्छे लोग भी हैं। लेकिन ये अच्छे लोगों से जब पैसा लेने जाते हैं तो बोलो उनको भी मेरे को डिस्काउंट देना पड़ जाता है, और मान लो जी मेरे को 2% का डिस्काउंट देना पड़ जाता है। डिस्काउंट देना पड़ेगा ये तय है, कितना देना पड़ेगा ये तय नहीं है। तो एक एस्टिमेटेड अमाउंट का हम प्रोविजन बना लेते हैं। तो बोलो बेटा, क्या लायबिलिटी और प्रोविजन दोनों में अंतर है कि नहीं बच्चों? पक्का? लायबिलिटी के केस में हमारे रिसोर्सेस का आउटफ्लो कंफर्म है और अमाउंट भी कंफर्म है। प्रोविजन के केस में रिसोर्सेस का आउटफ्लो कंफर्म है लेकिन अमाउंट कंफर्म, इसीलिए प्रोविजन हम एस्टिमेटेड अमाउंट का बनाते हैं। चलो बोलो बेटा, क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर? ईमानदारी से चलो बताओ बेटा। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया था आपको? असेट। बोलो असेट में कितनी बातें चेक करोगे? 3। पहली बात रिसोर्स, दूसरी बात फ्यूचर, तीसरी बात कंट्रोल। वेरी गुड, परफेक्ट। लायबिलिटी, लायबिलिटी के लिए 2 बात,
पहली बात आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। दूसरी बात अंडर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, वो ऑब्लिगेशन, वो जिम्मेदारी, वो जवाबदेही प्रेजेंट है, एग्जिस्टेंस में कंफर्म है, मतलब ये कंफर्म है आपको पैसा देना ही है। और जब जब मैं लायबिलिटी बोलता हूं तो उसमें प्रोविजन भी शामिल है। क्यों प्रोविजन वहां बोलते हैं जहां पर पैसा देना कंफर्म है लेकिन अमाउंट कंफर्म नहीं, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स। अब देना कंफर्म है, अमाउंट कंफर्म नहीं, तो एस्टिमेटेड अमाउंट का प्रोविजन डाल दो, बराबर। यही मैंने जानबूझ के कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को भी कवर कर लिया। ये ऐसी लायबिलिटी है जहां देना नहीं देना कंफर्म, देना भी पड़ सकता और नहीं भी, और चूंकि देना है या नहीं देना है कंफर्म नहीं है, रिसोर्सेस का आउटफ्लो कंफर्म नहीं है, तो हम उसको बैलेंस शीट के बाहर लिखते हैं। बोलो बड़ा क्लियर हुआ? पक्का बच्चों? तो बोलो लायबिलिटी के अंदर प्रोविजन को भी शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे? चलो बोलो बेटा, मैंने अभी तक क्या क्या कवर करा? सबसे पहले कवर किया असेट, दूसरे नंबर पे लायबिलिटी। अब तीसरे नंबर पे कुछ छोटे छोटे शब्दों को कवर करते हैं। इनकम, ऑनलाइन वाले बच्चों समर्थ, विधि, रिप्लाई देना बेटा। उद्धव रिप्लाई देना बच्चों। यस। अब देखो कुछ मिलते जुलते शब्द आते हैं। रेवेन्यू, कभी कभी बोलते हैं हम इनकम, कभी कभी हम बोलते हैं गेन या प्रॉफिट, कभी कभी हम बोलते हैं अर्निंग। अभी सारे शब्द देखो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं लेकिन सबका मतलब अलग अलग है। क्या क्या शब्द है बेटा? रेवेन्यू, इनकम, गेन, गेन या प्रॉफिट बोलते हैं हम, और उसके बाद अर्निंग। चलो मान लीजिए ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। रेवेन्यू तब बोलते हैं जो आपके बिजनेस का प्राइम एक्टिविटी है, प्राइम ऑब्जेक्टिव है, उससे जो आपके पास इनफ्लो होगा हम उसको नाम देते हैं रेवेन्यू। जैसे मैं फर्नीचर खरीदने बेचने का काम करता हूं तो मैंने फर्नीचर का जो सेल करा वो मान लीजिए 50 करोड़ रुपए का करा, तो ये मेरी प्राइम एक्टिविटी है, ये प्रिंसिपल एक्टिविटी है, और इससे जो कलेक्शन आएगा उसको मैं क्या नाम दूंगा? रेवेन्यू। चलो मेरा काम है फर्नीचर खरीदना बेचना, ये मेरा प्राइमरी बिजनेस है, ये मेरा मेन बिजनेस है, इसी पर्पस से मैंने बिजनेस एस्टेब्लिश किया, इसी पर्पस से, इसी ऑब्जेक्टिव के तहत मैंने कंपनी एस्टेब्लिश की। तो फर्नीचर जो बेचा, भले ही नकद बेचा, उधार बेचा, वॉटेवर साल भर के अंदर जितना भी सेल हुआ उस पे टोटल मिला के मेरा रेवेन्यू बनता 50 करोड़ रुपए, तो 50 करोड़ रेवेन्यू है। चलो एग्जाम्पल मैंने चेंज किया, नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी की बात करते हैं, एनपीए। नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी ये कंपनी है, इसका मेन मोटिव है सीए, सीएस और जो भी अपने कॉमर्स फील्ड के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों की कोचिंग क्लासेस। तो हमारा जो मेन रेवेन्यू है कोचिंग क्लासेस में बच्चों से जो फी कलेक्शन होगी वो हमारा मेन रेवेन्यू है। ये प्राइम ऑब्जेक्टिव है, ये प्रिंसिपल बिजनेस है, और ये प्राइम एक्टिविटी से जो भी इनकम हम अर्न करेंगे वो हमारा रेवेन्यू है। अच्छा मान लो जी नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी को सपोज करें 10 करोड़ रुपए आते हैं, किससे? साल भर में इतने बच्चों को पढ़ाया, उनसे जो फीस आती है वो 10 करोड़ रुपए की आती है, हमारा प्राइम रेवेन्यू हो गया। लेकिन अब ये बताओ 10 करोड़ रुपए नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी के बैंक में आते होंगे साल भर में, है ना? तो साल भर में आते होंगे तो बोलो बैंक में उस पर ब्याज बन जाएगा, इंटरेस्ट।
ये रेवेन्यू नहीं, ये अदर इनकम है। हाँ, इंटरेस्ट इनकम आ जाती है। अच्छा, इसी तरह से मान लो नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी की कितनी बड़ी बिल्डिंग बनी, वो बिल्डिंग का कुछ हिस्सा काम नहीं आ रहा, वो किराए पर दे दिया, तो बोलो जी रेंट मिलना चालू हो गया। चलो जी, बैंक में कुछ समय पैसा एकदम से बच्चों की फीस आती है, उस समय पैसा ज्यादा आया, वो टीचर को तुम्हें साल भर देना है, वो पैसा उठा के कहीं एफडी कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो बोलो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, या कभी कभी फिक्स असेट को बेच देते हैं, उसको बेचने से प्रॉफिट हो जाता है, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स असेट। और ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए, ये सब क्या है बच्चों, ये सब है आपकी अदर इनकम। क्या है बेटा? और अब सुनो, सेल को मैंने क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया था? रेवेन्यू। इन सबको नाम क्या दिया था? और इन दोनों के टोटल को नाम देते हैं हम इनकम। क्या नाम देते हैं? रुको रुको, 2 मिनट रुको, मैं समझा रहा हूं। इधर इनकम हम किसको बोलेंगे? रेवेन्यू प्लस अदर इनकम। रेवेन्यू कैसे? रेवेन्यू हम उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम मेन प्राइमरी बिजनेस ऑपरेशन। मान लो मेरा बिजनेस है ऑयल रिफाइनरी का, अगर कंपनी ऑयल रिफाइनरी वाली कंपनी, तो ऑयल को रिफाइन करके उसने बेचा, और बेचने से मान लो 100 करोड़ रुपए है, तो वो 100 करोड़ रुपए उसका रेवेन्यू है। हाँ बच्चों, ये हमारा प्राइम रेवेन्यू है। अच्छा चलो एग्जांपल चेंज। मान लो जी नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी क्लासेस की मैंने बात की थी, बच्चों को पढ़ाना ही हमारा प्राइम मोटिव है। और चलो जी, बच्चों को पढ़ाने से हमारे पास जो कलेक्शन आया, हमने साल भर में जितने बच्चों को पढ़ाया, उनसे जो हमारी फीस एक्रूड हुई, अर्न हुई 10 करोड़, ये रेवेन्यू है। इसमें प्लस कर देंगे हम अदर इनकम। अदर इनकम कौन सी? भाई ये पैसा बैंक में पड़ा हुआ था, तो इस पे इंटरेस्ट आ गया। बराबर बच्चों? हमारी कुछ प्रॉपर्टी वेकेंट थी, तो उस पे बोलो जी रेंट इनकम आ गई। क्लियर? कुछ पैसा सरप्लस में पड़ा था, इन्वेस्ट कर दिया, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया। इन्वेस्टमेंट को बेचा, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया, या प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट आ गया। बोलो बेटा, इसको क्या नाम देंगे बच्चों हम? और इन दोनों के टोटल को क्या नाम दे देते हैं? और अब जरा बहुत ध्यान से सुनना, कितना बढ़िया तरीके से पॉइंट कवर हो जाएगा, ये देखना। बच्चों, ये मान लो जी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, है ना? कंपनी के किसमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते, लेकिन हम अकाउंट के बेसिक कंसेप्ट के अंदर बात करें, ट्रेडिंग P&L। बोलो जी, यहां आपने लिखा सेल्स, ये क्या है बेटा? आपका रेवेन्यू। यहीं पे लिखिए आपने अदर इनकम। अदर इनकम में बोलो जी इंटरेस्ट इनकम, अदर इनकम में रेंटल इनकम, अदर इनकम में प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स असेट या इन्वेस्टमेंट, और इसी तरह से इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। बोलो बच्चा, ये सब क्या हो जाएगा आपके सामने? अदर इनकम। ओके? इसके सामने मैंने यहां लिख दिए एक्सपेंसेस। अब जैसे मैं इनकम शब्द को डिफाइन कर रहा हूं ना, वैसे आपको डिफाइन करूंगा एक्सपेंसेस भी। बताओ, ये पूरे टोटल को तो नाम दिया था मैंने इनकम,
इसमें से मान लो मैंने माइनस कर दिया एक्सपेंसेस, बोलो जी एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगा तो मेरे सामने क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? ये प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको बोलेंगे? इनकम में से माइनस किए एक्सपेंसेस। और रुको, यहीं पर मैंने टैक्स माइनस कर दिया तो ये मेरे पास आ जाएगा अर्निंग। क्या आ जाएगा बेटा? अर्निंग। पक्का बच्चों? ओके बेटा, चलो अभी इसको मैं ऐसे लिखा देता हूं। देखो, बोलो जी, इनकम में हम क्या क्या शामिल करेंगे? नोट कर लो बेटा। इनकम में शामिल करेंगे रेवेन्यू प्लस अदर इनकम। अच्छा, लंच ब्रेक है आपका कितने बजे से? हाँ, क्या बात कर रहे हो? अरे यार, मेरा लेक्चर तो 1:15 तक था। मेरा लेक्चर तो 1:15 तक था। अच्छा, 1:15 भी हो गए। ठीक है बेटा, चलो कोई बात नहीं, इसको फिर मैं कल नोट करा दूंगा, क्योंकि मैं इसके साथ साथ आपको अभी तो इंस्टीट्यूट की इनकम की डेफिनेशन समझाऊंगा, जो बड़ी टेक्निकल और बहुत यूनिक डेफिनेशन है। चलो ठीक है बेटा, आज के सेशन को यहां पर एंड करते बेटा। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ऑनलाइन वाले बच्चों, किसी प्रकार का डाउट बेटा? किसी भी प्रकार का डाउट, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, विघ्न, बाधा, परेशानी, संकट, विपत्ति, कष्ट, विघ्न, समस्या? अच्छा, लंच ब्रेक कब तक का है आपका? नहीं, मेरा शेड्यूल 1:15 तक है, फिर आपका आधे घंटे का लंच ब्रेक होगा। हाँ 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 हाँ, बराबर बराबर। तो 1:30 तक होता तो वो स्थिति खराब हो जाती है। चलो